Good morning, students and my dear friends. Today is 14th of October 2022, Friday. So before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and Instagram. और इसी Telegram चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की टॉप न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। और आज के डिस्कशन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। आज के बाद से हम मिंट की न्यूज़ हेडलाइंस भी कवर करेंगे। हालांकि हम ये न्यूज़ हेडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे या नहीं, ये आगे व्यूअर्स के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हम कुछ न्यूज़ हेडलाइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे इन फर्दर डिस्कशन, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ मिंट की न्यूज़ हेडलाइंस को एक बार प्रेजेंट करके फर्दर बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइंस को, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द हेडलाइंस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और इसी के साथ हम पेज नंबर 2 पर दिया हुआ भी एक आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। इंडिया INC फॉरेन फंड राइज श्रिंक टू 76 क्वार्टर लो। तो बहुत अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो ये न्यूज़ जो है, जो इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट से जो लोन लेती हैं, जो फंड लेती हैं, उसके बारे में है। तो एज पर द रीसेंट डेटा, फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड बाय इंडियन कंपनीज नोज डाइव टू $210 million in the September quarter of this calendar year, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 93.3% कम है। कैन यू इमेजिन, सिग्निफिकेंट डाउन देखने को हमें मिल रहा है इंडियन कंपनीज के फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज में। और अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर 3 में, यानी कैलेंडर ईयर 22 के क्वार्टर 3 में अभी तक का सबसे लोवेस्ट अमाउंट रजिस्टर्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन फंड रेज। तो दिसंबर 2003 के क्वार्टर के बाद अब तक का ये सबसे लोवेस्ट अमाउंट है फंड रेजिंग का, जबकि फॉरेन कंपनीज, इंडियन कंपनीज ने फॉरेन मार्केट से फंड रेज किया हो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स। इससे पहले था दिसंबर 2003 का क्वार्टर, जब इंडियन कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली $191 मिलियन का फंड रेज किया था फॉरेन मार्केट से। अब ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस इज अ सिग्निफिकेंट डाउन और डिक्लाइन इन फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज। तो कंपनीज जो हैं वो फिलहाल के लिए जो मार्केट टर्बुलेंस है उसको रीज़न बता रही है कि करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है यूनाइटेड स्टेट्स में और अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो जो फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज, जो फॉरेन फंड रेजिंग पहले चीप होती थी, कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होता था जो लोन, अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे या कॉस्टलियर इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कंपनीज़ को देना पड़ रहा है तो कंपनीज़ विल प्रेफर देयर डोमेस्टिक लोन फैसिलिटी। इसी की वजह से जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो फ़िलहाल के लिए अभी जो फंड अवेलेबल है इंडिया में उसको टैप कर रही हैं रादर देन गोइंग फॉर फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज। और ब्लूम्सबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग केवल और केवल 2 ही कंपनीज़ ने सितंबर क्वार्टर में फॉरेन मार्केट से लोन लिया है। रीज़न, डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी, डेप्रिसिएशन इन इंडियन रूपी, और जिस तरह से करेंसी मार्केट वोलेटाइल हो रही है इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो फॉरेन से फंड लेना, फॉरेन से लोन लेना, फॉरेन मार्केट से लोन लेना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है इंडियन कंपनीज़ के लिए, एंड दैट इज़ वाई दिस डिक्लाइन कैन बी सीन इन फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज। और अगर केवल इस मंथ का हम ट्रेंड देखें तो मार्च क्वार्टर में 13 कंपनीज ने फंड रेज किया था अप्रॉक्सीमेटली $6.9 बिलियन का। इसके बाद जो जून का क्वार्टर था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 इंडियन कंपनीज से फंड रेज किया था अप्रॉक्सीमेटली $1.69 बिलियन का। और इस बार सितंबर क्वार्टर में केवल और केवल 2 कंपनीज ने फंड रेज किया है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन का, नॉट बिलियन, मिलियन डॉलर का। तो देयर इज अ डिक्लाइन ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन fundraising exercises. We can just see from the graph given here
और 2003 के बाद से अभी तक का ये लोएस्ट नंबर है। अब इसके साथ ही हम एक और न्यूज़ आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। इंडिया शेयर इन वीसी फंड्स इन एशिया फॉल्स टू 14% इन सितंबर क्वार्टर। तो एक तो इंडिया का फॉरेन फंड रेजिंग एक्सरसाइज, जो फॉरेन फंड रेजिंग है वो भी श्रिंक कर रहा है। इसके साथ ही इंडिया का जो शेयर है टोटल वेंचर कैपिटल फंडिंग में दैट वेंट टू एशिया, वो भी डाउन हो रहा है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर इन कंपेयर्स टू द प्रीवियस क्वार्टर। यानी Q3 को अगर हम पिछले वाले क्वार्टर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर के कंपैरिजन में इंडिया का जो शेयर है टोटल वेंचर कैपिटल फंडिंग दैट इज गोइंग टू वेस्ट और सेंट्रल एशिया, वो भी डाउन हो रहा है एज पर द CB इनसाइट्स। और कितना डाउन हो रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 14% का फॉल देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर में। तो फिलहाल के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडियन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली playing the safe game because of the global geopolitical situation, fluctuation in financial market, currency market. Now the investors are actually reframing themselves from taking unnecessary risk or exposure to risk. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 4 of Business Standard. India to be world's number 3 economy by financial year 28 IMF. तो IMF की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें IMF ने इंडिया की GDP फोरकास्ट को भी श्रिंक किया, उसमें इंडिया के जो एम्बिशियस प्लान है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के उसके बारे में भी फोरकास्टिंग करी है IMF ने। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया जो इस बार प्लान कर रहा था कि UK को सरपास करके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय दिस फाइनेंशियल ईयर, फिलहाल के लिए इंडिया ने वो टारगेट मिस कर दिया है। और IMF के अकॉर्डिंग इंडिया को अभी फ़िलहाल के लिए 1 साल और इंतज़ार करना होगा इस पोजीशन पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन पर पहुंचने के लिए और UK को ओवरटेक करने के लिए बाई $27 बिलियन। और इसी के साथ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो प्रोजेक्शन है, इंडिया का जो टारगेट है, वो अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 26 में अचीव होगा, जब इंडिया जर्मनी के इक्वल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यूएशन और इकोनॉमी वैल्यूएशन। अपार्ट फ्रॉम इट, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना है इंडिया का, वो 2028 में पूरा होगा, ऐसा IMF का प्रोजेक्शन है, व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो बिगर देन जापान एज पर द IMF। तो 2028 तक जो इंडिया है वो जापान को रिप्लेस कर पाएगा और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा एज ऑफ नाउ। तो IMF ने क्लियर कर दिया, जैसा कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सोच रही है कि 2027 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडियन इकॉनमी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी। तो ये टारगेट फिलहाल के लिए अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा एज पर द IMF। 2027 तक जो इंडियन इकॉनमी है वो केवल 4.94 ट्रिलियन का ही टारगेट अचीव कर पाएगी, नॉट 5 ट्रिलियन इकॉनमी। तो थोड़ा सा क्लोज रहेगी, लेकिन 5 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस करने के लिए अभी फ़िलहाल इंडिया को वेट करना है 2028 तक। और 2028 में इंडिया जो है वो जापान को रिप्लेस कर देगा बाई 0.9 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। इट मीन्स 2028 में जो इंडिया है वो जापान को रिप्लेस करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और ये न्यूज़ हम क्यों कवर कर रहे हैं, वाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज़, क्योंकि रिसेंट जो ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट आई थी वहाँ पर ये बोला गया था कि इंडिया ने UK को ओवरटेक कर दिया इन द 5th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक डेटा। तो उसी को लेकर के IMF ने प्रोजेक्शन किया है कि IMF के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकॉनमी फाइनेंशियल ईयर 22 में थी वो अप्रॉक्सीमेटली $3.18 ट्रिलियन की थी, जो कि जापान की, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की इकॉनमी $3.19 ट्रिलियन की थी। तो IMF के अकॉर्डिंग इंडिया ने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में ब्रिटेन को रिप्लेस नहीं किया है एज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑल्दो जो ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक के डेटा पर बेस्ड थी और उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड ब्रिटेन एज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो दोनों के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंडिया की जो
IMF है उसमें साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस अप्रैल से लेकर के मार्च तक, एंड फॉर अदर इकोनॉमीज इट वाज ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट में जो कंपैरिजन किया गया था दैट वाज ऑन क्वार्टरली फिगर्स, नॉट ऑन ईयरली। So this is the infographics for the race to the top. GDP at current price, GDP as triple P. Triple P stands for purchasing power parity. तो ट्रिपल पी को थोड़ा सा अच्छा इंडिकेटर माना जाता है या ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है इन कंपैरिजन टू जीडीपी एट करंट प्राइस। तो दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द यूएस इकोनॉमी, रेड लाइन इंडिकेट्स द चाइना, ग्रीन लाइन इंडिकेट्स जापान, yellow line indicates Germany, black line indicates India, and orange line indicates UK. So as of now, this is the performance of top 5, top 6 global economies in terms of GDP at their current price and triple P. तो ट्रिपल पी के टर्म्स में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट एट करंट प्राइस इंडिया इज स्टिल नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ फिफ्थ एज पर द IMF डेटा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 and 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और ये दोनों ही न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है। देख लेते हैं न्यूज़। यूएस इन्फ्लेशन एट न्यू 40 ईयर्स हाई सील जंबो रेट हाई। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि यूएस इकोनॉमी जो है, यूएसए जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आ चुका है। और रिसेंटली अगर हम यूके के इन्फ्लेशन को देखें तो जिस तरीके से यूएसए, इट्स यूएसए नॉट यूके, अगर हम यूएसए के इन्फ्लेशन को देखें तो जिस तरीके से यूएसए में इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रॉबेबली यूएसए और यूएस इकोनॉमी इज़ अंडर रिसेशन। रिसेंटली यूएस का नया इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश हुआ है जो कि थर्सडे को लेबर डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग यूएस इकोनॉमी और ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस करते हुए दिख रही है। द की गॉग ऑफ यूएस कंज्यूमर प्राइजेस एडवांस टू 40 ईयर्स हाई इन द सितंबर मंथ। तो एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय लेबर डिपार्टमेंट, यूएसए कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीच टू देयर 40 ईयर्स हाई पॉइंट। तो यूएसए सीपीआई अपने पिछले 40 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। अगर हम कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें जहाँ पर फूड और एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, अगर उसको एक्सक्लूड कर दें तो कोर सीपीआई जो रहा यूएस में वो अप्रॉक्सीमेटली 6.6% रहा, जो कि अभी तक का 1982 से लेकर के अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है एज पर द लेबर डिपार्टमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट आप याद रखेंगे, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर सीपीआई जिसमें फूड और एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है। और इससे पहले कि अगर हम मंथ की बात करें तब उसमें भी कोर सीपीआई में इंक्रीज देखने को मिला था, अप्रॉक्सीमेटली 0.6% का इंक्रीज देखने को मिला था कोर सीपीआई में इन लास्ट मंथ इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ। तो ओवरऑल जो सीपीआई वो अप्रॉक्सीमेटली 0.4% लास्ट मंथ इंक्रीज हुई थी एंड वॉज अप टू 8.2% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। और पिछले कंटिन्यूस कुछ मंथ से लगातार जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो 8 का मार्क के ऊपर ही चल रही है। अब ब्लूम्सबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग, ब्लूम्सबर्ग के सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली मंथ वाइज अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन में 0.4% का मंथली इंक्रीज हो रहा है यूएस की सीपीआई में, और जो ओवरऑल सीपीआई उसमें 0.2% का इंक्रीज पर मंथ देखने को मिल रहा है यूएसए के सीपीआई में एज पर द ब्लूम्सबर्ग। और इसके अलावा अगर मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करी जाए कि जो 0.2% का इंक्रीज़ हर मंथ सीपीआई में आ रहा है, इसका रीज़न क्या, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है वो शेल्टर, फूड और मेडिकल केयर जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल केयर जो आइटम्स है उनके इंडाइसेस में देखने को मिला। दीज 3 इंडाइसेस वर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर एज पर द ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट। और कहीं ना कहीं ये डेटा, ये रिपोर्ट ये स्ट्रेस आउट कर रहा है कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो फिर से यूएस फेडरल को पुश करेगा कि यूएस फेडरल एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाए। और कहीं ना कहीं अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिकेट भी कर चुका है, अथॉरिटीज़, पॉलिसी मेकर्स ये इंडिकेट भी कर चुके हैं कि उनके लिए जो प्रायोरिटी है दैट इज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल। एज ऑफ नाउ दे आर नॉट वेरी मच इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ।
और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही, डेफिनेटली अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं अपने डेली एक्सपेंडिचर को पे आउट करने के लिए अपनी सेविंग्स और अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। और यूएस फेडरल के अकॉर्डिंग दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। आगे आने वाले मंथ्स में मॉडरेशन देखने को मिलेगा सीपीआई में, इन्फ्लेशन पे, बट जो मॉडरेशन होगा, जो ईज होगा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा या बहुत तेज नहीं होगा, बहुत पेस में नहीं होगा, बहुत स्लो डाउन फॉर्म में थोड़ा सा इन्फ्लेशन में मॉडरेशन देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ पॉलिसी मेकर नाउ हैव टू रिएक्ट विद मोर एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग सिंस 1980। और रिसेंटली जो यूएस फेडरल ने डिसीजंस भी लिए थे पॉलिसी हाइक के, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें यूएस सीपीआई पर देखने को नहीं मिल रहा। तो लेबर मार्केट और कंज्यूमर डिमांड आर स्टिल resilient, that is not responding to the aggressive monetary policy tightening done by the policy maker। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, अपने पिछले 5 दशकों में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर रहा। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो पे रेज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉय नीडेड टू मीट द हाउस होल्ड डिमांड्स। सो दिस इज द रोल रिवर्सल। सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस इंडिया, यूएस, यूके और यूरो का कंपैरिजन दिया हुआ। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि कैसे जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, कैसे वो इन्फ्लेशन को फेस कर रही हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ चैलेंज हमें यूएस और यूके में ही देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी जो सीपीआई है वो 7.4% तक पहुंच गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी। ऑल्दो यूएस का जो 8.2 का परसेंटेज है वो इंडिया से अभी भी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर यूरोजोन की बात करें तो वहाँ पर ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो अपने डबल डिजिट के मार्क पर पहुँच गई है बाय फर्स्ट टाइम एवर। तो यूएस, यूके, इंडिया और यूरोजोन, ये सारे ही रीजन्स जो हैं वो इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट कर, हम देख सकते हैं। ब्लैक इंडिकेट्स द यूरो 10% का इन्फ्लेशन सीपीआई, दिस रेड इंडिकेट्स द यूको 9.9% का इन्फ्लेशन, इंडिया 7.4, यूएसए 8.2। तो इन्फ्लेशन इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इकोनॉमीज़ के लिए। इसी के साथ हम एक और न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। यूके प्लानिंग अ यू टर्न ऑन टैक्स कट प्लान। रिसेंटली अगर करेंसी ट्रेडिंग को देखें या फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग मार्केट को देखें तो जो पाउंड है, यूके पाउंड है, उसने लास्ट वीक उसकी जो परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही। थोड़ा सा एप्रिसिएशन, रिजिलेंट और स्ट्रेंथनिंग देखने को, सर्च देखने को मिली यूके पाउंड में, जिसकी वजह से जो यूके गवर्नमेंट है वो फिलहाल के लिए अपने जो फिस्कल प्लान है उसमें यू टर्न ले रही है। इससे पहले जो यूके इकॉनमी थी वो टैक्स कट पे और एग्रेसिव इंटरवेंशन पे जाए थे, बट जिस तरह से लास्ट वीक पाउंड ने अप्रॉक्सीमेटली 1.8% का सर्ज रजिस्टर किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर। आफ्टर दिस नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेसिकली डिस्कसिंग द चेंजेस टू द फिस्कल प्लान्स अनाउंस्ड लास्ट मंथ। और इसकी वजह से जो यूके इक्विटीज़ हैं, जो यूके बॉन्ड्स हैं, उसमें भी पुशअप देखने को मिल रहा है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट बाय यूके गवर्नमेंट। तो फिलहाल के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने अपनी इमरजेंसी डेट या बॉन्ड बाइंग जो है वो फ्राइडे को एंड कर दी है, ख़त्म करने की बात कही है, क्योंकि यूके पॉन्ड में थोड़ा सा अप्रिसिएशन सर्ज देखने को मिला है लास्ट वीक। तो दे आर एंटिसिपेटिंग कि अभी फ़िलहाल के लिए जो डेप्रिसिएशन था जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को इमरजेंसी बाइंग करनी पड़ रही थी बॉन्ड्स की, उसकी वजह, उस इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन या थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है यूके बॉन्ड को। तो प्रोबेबली गवर्नमेंट विल वेट फॉर मोर क्लैरिटी ऑन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इन टॉक टू मर्ज विस्तारा एयर इंडिया SIA। तो सिंगापुर एयरलाइंस कॉन्फिडेंशियली इंगेज है टाटा से फॉर व्हाट, फॉर मर्जिंग द विस्तारा विद एयर इंडिया। ये बहुत टाइम से ये न्यूज़ आ रही है, कभी विस्तारा इसको क्वैश कर देता है, कभी एयर इंडिया। बट एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, जो सिंगापुर एयरलाइंस है, दैट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप करियर ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, that informed the stock exchange in Southeast Asian nations that yes, probably these two airlines may integrate in
फ्यूचर। हालांकि दोनों ही कंपनीज ने अभी के लिए कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाटा इज लुकिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ विस्तारा। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें विस्तारा और एयरलाइंस में मर्जर देखने को मिले। And this is the recent history और recent steps taken by टाटा। जनवरी में टाटा ने एयर इंडिया का एक्विजिशन कंप्लीट किया। जून में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया का मर्जर जो है वो अप्रूव कर दिया। एयर इंडिया ने अपना 5 ईयर का प्लान अनाउंस किया, ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान, हमने इसको भी डिस्कस किया था। और अक्टूबर में नाउ सिंगापुर एयरलाइंस कंफर्म द टॉक्स दैट दे आर गोइंग विद एयर इंडिया फॉर मर्जर ऑफ विस्तारा। एंड दिस इज द फ्लीट साइड, एयर इंडिया का, विस्तारा का, एयर एशिया इंडिया का और एआई एक्सप्रेस का। तो बाय दिस एक्विजिशंस और एग्रेसिव एक्विजिशंस, एयर इंडिया इज प्लानिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी एंड मोर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडियन एविएशन सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मनरेगास हेल्प पीपल स्टे अफ्लोट ड्यूरिंग कोविड-19 रिपोर्ट। एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाई आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी नेशनल कंसोर्शियम ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डिसेमिनेशन। तो एक ओवरऑल आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कितना इनकम लॉस रहा और उस इनकम लॉस को इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ने कैसा पूरा किया, गवर्नमेंट ने कैसे डिसीजन लिए। तो एज पर दिस रिपोर्ट, मनरेगा हैज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट important scheme during COVID-19। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 80% जो इनकम लॉस हुआ है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, वो मनरेगा की स्कीम से कॉम्पनसेट हुआ है। अगर बहुत क्लियरली मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, रिस्ट्रिक्शन शुरू हुए थे, रिवर्स लेबर माइग्रेशन हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो लेबर्स थे जो दूसरी जगहों पर काम कर रहे थे, दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे थे, वो अपने अपने नेटिव स्टेट्स में, अपने अपने नेटिव प्लेस में लौट आए, जहाँ पर ऑलरेडी मनरेगा स्कीम चल रही थी। तो उन्होंने मनरेगा स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट लिया। तो आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसने भी यही कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी रही, जो योजना रही, उसने कोविड-19 के ड्यूरेशन में 20 से 80% जो इनकम लॉस है वो कवर किया। अप्रॉक्सीमेटली 5 हाउस होल्ड अगर सर्वे किए गए तो उसमें से 3 हाउस होल्ड ने बोला कि उन्होंने मनरेगा के तहत इनकम ली और मनरेगा के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट मिला और मनरेगा ने उनकी इनकम में, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया और जो विलेज है उसके डेवलपमेंट में भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मनरेगा जो है वो एक लाइफ लाइन की तरह रहा ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन। तो फाइनेंशियल कंडीशंस को, फाइनेंशियल क्राइसिस को इम्प्रूव करने के लिए मनरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो स्टडीज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 स्टेट्स में, 4 प्लेसेस में करी गई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटका का यह डेटा है। और अगर मनरेगा नहीं होती तो जो इंडिविजुअल्स है अपने फूड कंजप्शन और हेल्थ कंजप्शन में अप्रॉक्सीमेटली इतना रिडक्शन करते। तो बेसिकली मनरेगा ने उनके फूड कंजप्शन और हेल्थ एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने का काम किया। एंड दिस इज द फंड एलोकेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बजट्स ऑफ डिफरेंट ईयर। 2018 से लेकर के 2023 तक कितना एलोकेशन मनरेगा में किया गया। तो मनरेगा हैज़ बीन प्रूव्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट विदड्रॉ क्राइटेरिया फॉर CPSEs टू रेज शेयर प्राइस ओवर सेक्टोरल इंडेक्स। इसकी उसको भी हमने कवर किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको बोला गया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो शेयर प्राइस के बेसिस पर मेजर करी जाएगी। सेक्टोरल इंडेक्स का अप्रॉक्सीमेटली 1% उन्हें हर साल अचीव करना है। इट मीन्स उन्हें अपने शेयर प्राइसेस में 1% इंक्रीज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल इंडेक्स। हमने डिस्कस भी किया था। फिलहाल के लिए सेंटर ने ये जो क्राइटेरिया है वो विदड्रॉ कर लिया। तो सेंटर हैज़ विदड्रॉन द क्राइटेरिया आस्किंग लिस्टेड CPSEs टू इंक्रीज देयर शेयर प्राइस ओवर द BSE सेक्टोरल इंडेक्स बाई 1%। तो रिवाइज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है थर्सडे को, और उस थर्सडे में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने फिलहाल के लिए CPSEs के लिए जो बेंचमार्क का जो क्राइटेरिया था सेक्टोरल इंडेक्स, उसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर के जो टारगेट रखा गया था CPSEs के लिए एज ऑफ नाउ उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। And these are the revised parameter. Export as a percentage of revenue from the operation, import as a percentage for the revenue from the operation, 90% of capital expenditure till the end of Q3, procurement from the GEM portal and acceptance and rejections of the good via trade portal. तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को ना होकर के ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स रखे गए हैं फिलहाल के लिए CPSEs की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, अनहेज्ड एफएक्स एक्सपोजर नॉर्म्स अनलाइकली टू इम्पैक्ट द बैंक्स मच। रिसेंटली हमने आरबीआई के 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी डिस्कस किए थे, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ऐसे बैंक्स के लिए, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो अनहेज्ड फॉरेन करेंसी में जिनका एक्सपोजर है, उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिविजन किए थे। तो उसी को लेकर के कई सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका ये कहना था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिसेंट डायरेक्शन आया है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को लेकर के, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी थी लेंडर्स के लिए, वो जो डिसीजन है, वो जो नया सर्कुलर है, डायरेक्शन है, वो बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को, बैंक्स को इम्पैक्ट करेगा। बट एज ऑफ नाउ few experts are saying that these types of regulations or increased capital requirement or higher provisioning and capital requirement is not going to impact the banks. कुछ का ये कहना था कि ऑलरेडी जो बैंक्स है जिनका फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर है, वो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी वो ऑलरेडी लॉस फेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट उनका जो करेंसी एक्सपोजर है वो अनप्रोटेक्टेड है, अनहेज्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको ऑलरेडी लॉस हो रहा है, और ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रोविजनिंग अगर आरबीआई रखेगा तो उनको फर्दर लॉस होगा। बट फ्यू एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अनलाइकली टू हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी एज ऑफ नाउ, और रादर देन ये बैंक्स को एक तरह से उनको इम्पैक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये हायर प्रोविजनिंग और हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट का डायरेक्शन नॉर्म चेंज नहीं किया। इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर जो कि 2014 में एक बार आरबीआई ने और लिया था, जब उस समय इंडियन करेंसी हाईली डेप्रिशिएट हो रहा था। तो एक्सपर्ट्स का कहीं कहना है कि इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड डेफिनेटली टू डिटरमाइन टू व्हाट प्रपोर्शन ऑफ बैंक्स क्लाइंट्स हैव फॉरेन एक्सपोजर विच इज़ अनहेज्ड। अनहेज्ड मीन्स अनप्रोटेक्टेड। अब ये बात क्यों उठ रही है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बैंक्स पर नहीं पड़ेगा। अगर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई और इमीडिएटली बोला गया था कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बढ़ाने से, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाने से बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट होगी, तो अब एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर हम देखें बैंक्स के एक्सपोजर को, तो जनरली जो बैंक्स हैं वो हेज फंड्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो नेचुरल हेज है। जो एक्चुअल अनहेज्ड एक्सपोजर है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, इट्स नॉट वेरी मच हाई। जो एक्चुअल में अनहेज्ड एक्सपोजर है बैंक्स का वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रोविजनिंग के नॉर्म्स इंक्रीज किए गए हैं, इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ईदर बैंक्स हैव एक्सपोजर इनटू हेज्ड और हेज्ड फॉरेन एक्सचेंज फंड, और देयर इज़ अ नेचुरल हेज। दैट इज़ वाई the real exposure of banks towards unhedged fund is very low, and that is why it is not going to impact much the banks. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, इंडिया abstain as UN condemned Russia's annexation of Ukraine. तो जस्ट लाइक देयर प्रीवियस इंस्टेंस, इंडिया फिर से उस यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग से एब्सटेन रहा, जहाँ पर यूएस ने एक रेजोल्यूशन लाया था जहाँ पर रशिया को कंडम किया गया है। किस चीज़ के लिए कंडम किया गया है? रशिया ने जो रिसेंटली 4 टेरिटरीज यूक्रेन की एनेक्स करी हैं, उसको लेकर के रशिया को कंडम किया गया, और इंडिया ने फिलहाल के लिए उस वोटिंग से एब्सटेन किया है, जस्ट लाइक देयर प्रीवियस इंस्टेंस। फिलहाल के लिए इस रेजोल्यूशन में यूएसए ने बोला है कि रशिया ने इलीगल एक्शन किया है और इसके लिए प्रॉपर डायलॉग और डिप्लोमेसी रिक्वायर। तो 193 मेंबर की जो जनरल असेंबली है उसने वोट किया वेडनेसडे को ऑन दिस एनेक्सेशन बाय रशिया एंड कॉल्ड इज इलीगल रेफरेंडम. So India again supported the Russia indirectly. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. If you like the initiative, please share it among your network. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.